गुड मॉर्निंग बच्चों, बायोलॉजी का फोटोसिंथेसिस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और इस लाइट रिएक्शन में हम चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं एक बार पहले का बता दूं आपको, उसके बाद हम C3 चक्र की आज चर्चा करेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था फर्स्ट प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है? दो, एक प्रकाशिक अभिक्रिया और एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। ये प्रकाशिक अभिक्रिया है जिसे अपन लाइट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं बेटा? लाइट रिएक्शन। पहली बात, यह अभिक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है? दो, एक तो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, फास्फोरिलीकरण और बी अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो प्रकाशिक अभिक्रिया कितने चरणों में पूरी हो रही है बच्चों? दो में, एक चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और दूसरा अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के अंदर बच्चों कितने एटीपी बने थे? दो। अरे कितनी बार चला था? 6 बार। तो यहां पर कुल एटीपी कितने बन गए थे? 12। ठीक है। उसके बाद अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के अंदर कुल कितने एटीपी बने थे? 7, 6 बार 42। तो कुल एटीपी कितने बन गए? 54। ठीक है, ये मैंने आपको सार बता दिया एक बार। अब बच्चों, प्रकाश संश्लेषण का दूसरा चरण है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन, जो कि अंधेरे में संपन्न होती है। अब बच्चों, ये 54 एटीपी अप्रकाशिक अभिक्रिया में जाएंगे और अप्रकाशिक अभिक्रिया में जाकर CO2 का स्थिरीकरण करेंगे। और एक ग्लूकोज के अणु का क्या करेंगे बच्चों? निर्माण करेंगे। CO2 का स्थिरीकरण होगा और एक ग्लूकोज का अणु बनेगा। और यह क्रिया किस समय संपन्न होगी? रात्रि के समय। अब बच्चों, बात यह है कि ये जो CO2 का स्थिरीकरण है, इसको अपन कार्बन स्थिरीकरण भी बोलते हैं। कार्बन स्थिरीकरण भी बोलते हैं। आई बात समझ में? इन 54 एटीपी के अंदर 18 तो एटीपी डायरेक्ट है और 12 हमारे पास क्या मौजूद है? NADPH2। ये कंप्लीट 12 3 36 और 18 54। ये 12 NADPH2 और 18 ATP अप्रकाशिक अभिक्रिया में ट्रांसफर होंगे, CO2 का स्थिरीकरण करेंगे, कार्बन का स्थिरीकरण करेंगे और एक ग्लूकोज का क्या बन जाएगा बच्चों? अणु बन जाएगा। अब ये जो CO2 का स्थिरीकरण है, ये 3 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका C3 चक्र या केल्विन व बेंसन चक्र। या तो ये स्थिरीकरण C3 चक्र और केल्विन या बेंसन चक्र के द्वारा होता है, या C4 चक्र या हैच एंड स्लैक चक्र के द्वारा CO2 का स्थिरीकरण हो सकता है। और तीसरा
यह स्थिरीकरण CAM चक्र क्रूजेलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म क्रूजेलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म के द्वारा भी यह प्रोसीजर संभव हो सकता है। तो अपने पास टोटल कितने चक्र हो गए? 3। C3 चक्र या केल्विन व बेंसन चक्र, C4 चक्र या हेचेन-स्लेक चक्र और तीसरा होता है CM चक्र। इन तीनों साइकिल्स के द्वारा CO2 का क्या हो सकता है? स्थिरीकरण हो सकता है। और ये तीनों की तीनों साइकिल हमको अब इस पाठ में पढ़नी है। आई बात समझ में? इस बार 18-19 के अंदर ये बच्चों C4 चक्र आया था एग्जाम में। कौन सा चक्र आया था? C4 चक्र। ठीक, अब हम बात करें C3 चक्र की या केल्विन व बेंसन चक्र की, तो इसकी हम चर्चा आज हम विस्तार से करेंगे। ये C3 चक्र या केल्विन व बेंसन चक्र केल्विन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था और इसने अपने प्रयोग क्लोरेला व सेंडेस्मस नामक एक कोशिकीय शैवालों पर किए थे। मतलब जो केल्विन में बेंसन ने चक्र दिया C3 चक्र, वो क्लोरेला और सेंडेस्मस एक कोशिकीय शैवालों पर प्रयोग करके दिया। और इन पर प्रयोग करने के लिए उसने एक विधि यूज में ली, ट्रेसर विधि। कौन सी विधि यूज में ली बच्चों? ट्रेसर विधि, जिसके अंदर कार्बन 14 रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया। आई बात समझ में? कार्बन 14 रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया, ट्रेसर विधि यूज में ली। और इसने अपने प्रयोग किस पर किए? केल्विन ने क्लोरेला व सेंडेस्मस पर अपने प्रयोग किए। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? देखो, प्रकाशिक अभिक्रिया 2 चरणों में होती है, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। इन दोनों चरणों के अंदर कुल मिलाकर 18 तो ATP बनते हैं डायरेक्ट, और 12 क्या बनते हैं? NADPH2 बनते हैं। ये 12 NADPH2 और 18 ATP अप्रकाशिक अभिक्रिया में ट्रांसफर होते हैं, जहां पर ये CO2 का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं, जिसे कार्बन स्थिरीकरण के नाम से भी जाना जाता है। और CO2 के स्थिरीकरण के द्वारा एक ग्लूकोज के अणु का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये CO2 का जो स्थिरीकरण है 3 चरणों में होता है, C3 चक्र या केल्विन व बेंसन चक्र, C4 चक्र या हेचेन-स्लेक चक्र, और तीसरा होता है CM चक्र। आज हमको किसकी चर्चा करनी है बच्चों? C3 चक्र या केल्विन व बेंसन चक्र की। केल्विन नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग जो किए वो क्लोरेला और सेंडेस्मस, ये एक कोशी के हरे शैवाल होते हैं, इन पर उन्होंने अपने प्रयोग किए। और इसके लिए इन्होंने रेडियो ट्रेसर विधि का उपयोग किया, जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व कार्बन 14 का इन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। अब बच्चों, जो मैंने आपको नोट्स PDF भेजा है उसमें इस चक्र का, C3 चक्र का विस्तारित रूप है, जहां पर एक एक यौगिक को डिफाइन कर रखा है, बता रखा है ढंग से। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आज चक्र बनाया है मैंने शॉर्ट में बनाया है, आगे बात समझ में? और ये जो चक्र है वो मैंने आपकी बुक का चक्र बनाया है। ठीक, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है, पर उसमें कुछ और भी तत्व यौगिक दे रखे हैं जो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आप एग्जाम में ये बना के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको वो याद हो जाता है तो वो बना के आ जाओ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा छोटा है, या आसानी से याद हो जाएगा आपको, तो इसमें आपको समस्या नहीं आएगी। अब देखो बच्चों, पहली बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, चक्र शुरू कहां से हो रहा है? सबसे पहला क्या होता है? ये जो राइबोलोज 5 मोनोफास्फेट है या राइबोलोज मोनोफास्फेट है, इसके 6 अणु फास्फोरिलीकरण के द्वारा राइबोलोज बाइफास्फेट के अंदर क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। सबसे पहले राइबोलोज मोनोफास्फेट किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? राइबोलोज 5 फास्फेट में फास्फोरिलीकरण की क्रिया हो रही है बच्चों। यहां पर फास्फोरिलीकरण का होता है फास्फेट का जुड़ना, और फास्फेट कहां से आएगा? ATP से। कहां से आएगा बच्चों? ATP से। तो ATP से फास्फेट आता है, और ATP से जो फास्फेट आता है, ATP से फास्फेट आकर, ये बच्चों एरो पर ने उल्टा रख दिया, ATP से फास्फेट आएगा और ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ADP में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ADP में। ठीक, तो यहां पर अपने 6 ATP काम में आ गए,
और हमारा राइबोलोज 5 फास्फेट है, 5 मोनोफास्फेट है। ये मोनो है, ये बाई है। मोनो का मतलब एक और बाई का मतलब दो। तो राइबोलोज मोनोफास्फेट इज कन्वर्ट इनटू राइबोलोज 5 फास्फेट इन द प्रोसेस ऑफ फास्फोरिलीकरण। और इसके अंदर कितने एटीपी यूज में आ गए अपने? 6 एटीपी। अब बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भाई क्वेश्चन आता है कि C3 चक्र के अंदर CO2 को सर्वप्रथम ग्रहण कौन करता है? तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? राइबोलोज बाइफास्फेट। आई बात समझ में? CO2 को ग्रहण करने का कार्य कौन करेगा? यानी सबसे पहले जो CO2 का स्थिरीकरण होगा वो पदार्थ कौन सा हो गया आपका? राइबोलोज बाइफास्फेट। कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़कर फास्फोग्लिसरिक एसिड का क्या करेगी? निर्माण करेगी। प्रथम स्थायी उत्पाद, केल्विन चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद आपको बता चुका हूं मैं, 3PGA बनेगा, जिसमें कार्बन के कितने अणु हैं? 3। कितने अणु हैं? 3। ठीक। और फास्फोग्लिसरिक अम्ल के कुल कितने अणुओं का निर्माण होगा? 12। कितने अणुओं का निर्माण होगा? 12। ठीक। सुनो पहले बात ध्यान से, राइबोलोज मोनोफास्फेट कन्वर्ट होगा राइबोलोज बाइफास्फेट में। राइबोलोज बाइफास्फेट का कार्बोक्सिलीकरण होगा और इस कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया के द्वारा क्या बनेगा? फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। और फास्फोग्लिसरिक एसिड के कितने अणु बनेंगे? 12। कितने अणु बनेंगे? 12। ये फास्फोग्लिसरिक अम्ल फास्फोरिलीकरण की क्रिया के द्वारा वही इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ेंगे और निर्माण हो जाएगा 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल का। किसका निर्माण हो जाएगा? 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल का। हाँ बच्चों, फास्फोरिलीकरण हुआ फास्फोग्लिसरिक एसिड का और 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल के कितने अणु बन गए? 12। कितने बन गए? 12। अब इन 12 अणुओं का अपचयन हुआ 12 NADPH के द्वारा। ठीक है ना? 12 NADPH के द्वारा अपचयन हुआ और 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के कितने अणु बन गए? 12। ठीक। देखो यहां से फास्फोग्लिसरिक अम्ल से चले थे अपन, 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल बना, 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना, इसके कितने अणु बन गए? 12 अणु बन गए बच्चों। ठीक है। अब इन 12 अणुओं में से कितने अणुओं में से? 12 अणुओं में से जो 2 अणु हैं 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के, वो तो क्या बना देते हैं बच्चों? ग्लूकोज बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ग्लूकोज। ठीक। और इसके अलावा इन 10 अणुओं से एक तो जाइलुलोज फास्फेट का निर्माण हो जाएगा और एक राइबोज फास्फेट का निर्माण हो जाएगा। ये जाइलुलोज फास्फेट और राइबोज फास्फेट पुनः किसको उत्पन्न कर देंगे? राइबोलोज को उत्पन्न कर देंगे। फिर ये राइबोलोज मोनोफास्फेट 6 ATP के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? राइबोलोज बाइफास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रकार ये चक्र चलता रहेगा। आपको मुबारक हो, हमारा उत्पाद प्राप्त हो गया बच्चों, ये ग्लूकोज, जिसकी लड़ाई चल रही थी इतनी देर से। प्रकाश संश्लेषण में इसी चीज की तो लड़ाई चल रही थी। हमको लास्ट में क्या बनाना था? ग्लूकोज बनाना था। वो हमको प्राप्त हो चुका है। एक चीज और देखो, 18 तो ATP काम में आ गए, 12 NADPH2 काम आ गए। देखो 6 ATP तो ये काम आ रहे और 12 ATP ये काम में आ रहे। कुल मिलाकर कितने ATP काम में आ गए? 18 और 12 NADPH काम आ गए। ठीक। तो 54 ATP कंप्लीटली काम आ गए। चक्र चला एक बार, 6 CO2 का स्थिरीकरण हुआ। 6 CO2 के स्थिरीकरण के बाद हमको एक ग्लूकोज का अणु क्या हो गया बच्चों? प्राप्त हो गया। ठीक। वापिस देख लो, सबसे पहले राइबोलोज मोनोफास्फेट किस में कन्वर्ट होगा? राइबोलोज बाइफास्फेट में 6 ATP यूज आ जाएंगे। फिर राइबोलोज बाइफास्फेट है, कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया होगी, CO2 जुड़ेंगे। कार्बोक्सिलीकरण मतलब CO2 का जुड़ना, फास्फोरिलीकरण मतलब फास्फेट का जुड़ना। कोई सा भी करण हो इसका मतलब उसका जुड़ना होता है। ठीक। कार्बोक्सिलीकरण के बाद फिर क्या बन गया? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, केल्विन चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद कौन होता है? PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब इस फास्फोग्लिसरिक एसिड का क्या हुआ? फास्फोरिलीकरण। ठीक। और क्या बन गया? 1,3-डाइफास्फोरिक अम्ल, 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल। 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल किस में कन्वर्ट हुआ? 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के कितने अणु बने? 12। कितने बने? 12। 12 में से 2 अणुओं ने तो क्या बना दिया बच्चों? ग्लूकोज। क्या बना दिए? ग्लूकोज। ठीक। बाकी के जाइलुलोज और राइबोज में कन्वर्ट हो गए, जो वापिस पुनः राइबोलोज मोनोफास्फेट में क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए। ये चक्र चलता रहेगा।
धीरे धीरे, और ग्लूकोज के अणु अपने को प्राप्त होते रहेंगे, CO2 का स्थिरीकरण होता रहेगा। पर यह चक्र केवल किस में चलेगा? C3 प्लांट्स में। कौन से प्लांट्स में चलेगा? C3 प्लांट्स में। अगला लेक्चर जो हम चर्चा करेंगे उसमें हम C4 चक्र भी पढ़ेंगे और CM चक्र भी पढ़ेंगे। अब बच्चों जो आपको मैंने नोट्स PDF भेजे उसमें इसका विस्तृत रूप है, ये आपकी बुक में दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको बना के देख लेना। वो बड़ा रूप है, वहां पर आपको जैसे सीडोएप्टुलोज शर्करा भी मिलेगी 7 कार्बन की, मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी शर्करा सीडोएप्टुलोज बनती है। इरिथ्रोज शर्करा भी मिलेगी 4 कार्बन की, जाइलुलोज शर्करा भी वहां पर आपको मिलेगी। तो वो विस्तृत रूप है। एग्जाम में आपको यदि वो याद नहीं रहे और C3 चक्र आ जाए तो आप ये बना के आ सकते हैं, बिल्कुल सरल चक्र है, इसको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैंने क्या बताया, प्रकाशिक अभिक्रिया 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। 54 ATP प्रोड्यूस होंगे, जिनमें 18 ATP डायरेक्ट मिलेंगे, 12 NADPH2 मिलेंगे। ये सारा सिस्टम अप्रकाशिक अभिक्रिया में ट्रांसफर होगा, जहां पर CO2 का स्थिरीकरण होकर एक ग्लूकोज के अणु का निर्माण होगा। CO2 का स्थिरीकरण क्या कहलाता है बच्चों? कार्बन का स्थिरीकरण 3 तरीके से हो सकता है, C3 चक्र के द्वारा, C4 चक्र के द्वारा और CM चक्र के द्वारा। फिर हमने बात करी बच्चों C3 चक्र की, ये बात करी हमने, राइबोलोज मोनोफास्फेट सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होता है? राइबोलोज बाइफास्फेट में ATP यूज आता है। राइबोलोज बाइफास्फेट CO2 यूज लेता है, CO2 से जुड़ता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, फिर 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। अब चयन होता है इसका NADPH के द्वारा, 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है, 12 अणु बनते हैं। उन 12 अणुओं में से 2 अणु तो ग्लूकोज बना देते हैं और बाकी के अणु 10 अणु जाइलुलोज, राइबोज, इरिथ्रोज, सीडोएप्टुलोज आदि शर्कराओं में कन्वर्ट होकर पुनः राइबोलोज 5 मोनोफास्फेट का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी की चर्चा हम अगले लेक्चर में बच्चों बाकी की चर्चा करेंगे और हम C4 चक्र पढ़ेंगे। कौन सा चक्र पढ़ेंगे? C4 चक्र। ठीक, C4 चक्र C3 चक्र में एक अंतर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर प्रथम स्थायी उत्पाद कितने कार्बन का बन रहा है? 3 कार्बन का। ठीक, और C4 चक्र में कितने कार्बन का बनेगा? 4। यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आपको मैंने बताए भी थे पहले। 7 कार्बन की शर्करा बनेगी सीडोएप्टुलोज। कौन सी बनेगी बच्चों? सीडोएप्टुलोज। 4 कार्बन की शर्करा बनेगी इरिथ्रोज, जो मैंने आपको PDF भेजी उसमें देखना, सीडोएप्टुलोज, इरिथ्रोज। ठीक, प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बनेगा? PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण करेगा? राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट। ठीक है ना, इसका कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया होगी। ठीक, C3 केल्विन ने किस पर प्रयोग किए थे? अपने क्लोरेला व सैंडेस्मस, दोनों एक कोशी के हरे शैवाल हैं। और कौन सी विधि यूज में ली थी? रेडियो ट्रेसर विधि। कौन से रेडियोएक्टिव तत्व का प्रयोग किया था? कार्बन 14 का। ठीक है, यह विक्रिया C3 पादपों में किस समय में संपन्न होती है? रात्रि में। किस समय संपन्न होती है बच्चों? रात्रि में। याद कर लेना इसको, C3 चक्र कमाने की संभावना रहती है। ठीक है, फिर भी आ जाए तो आपकी बुक में शॉर्ट में दे रखा है, मैंने बुक का आपको बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बना के देख लेना एक बार, और PDF में आपको भेज ही चुका हूं, तो PDF से आप उसका विस्तार से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जय हिंद।